नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने मुखातिब हूं। सभी को धन्यवाद। सेल बायोलॉजी में एक छोटा सा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। है तो छोटा सा टॉपिक लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और सेल बायोलॉजी के दृष्टिकोण से बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट रोल है। साइटोप्लाज्म जानने से पहले हम सबसे पहले साइटोप्लाज्म, इसके पहले हम लोग जानते हैं एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में इन्होंने बोतल की कार का अध्ययन कर रहे थे। उनको छोटे छोटे खाने दिखाई दिए जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं, तो उन्होंने सेल नाम दिया। इसीलिए रॉबर्ट हुक को सबसे पहले सेल का आविष्कार करता या खोज करता या डिस्कवरर कहा जाता है। लेकिन ये केवल लिविंग सेल में नहीं था, ये किसी डेड सब्सटेंस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। करीब 10 वर्ष के बाद लुईस हुक आते हैं। 1674 में लुईस हुक 1674 में आते हैं। तब तक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया था। तो ये एनिमल के ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बारे में देखते हैं और वो देखने के बाद, स्टडी करने के बाद इस निष्कर्ष पहुंचते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसकी भी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो सेल से बना होता है। तब उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सेल का नाम दिया। 1835 में डुजार्डिंग एक वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने सेल के अंदर देखा तो कुछ फ्लूइड देखा, कुछ लिक्विड देखा और इन्होंने उस लिक्विड का नाम सार्कोड नाम दिया। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, परकिंजे आते हैं 1839 में। परकिंजे वैज्ञानिक 1839 में परकिंजे ने वो जो लिक्विड था सेल के अंदर उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा। यानी परकिंजे सबसे पहले वैज्ञानिक थे जो उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया और ये बताया कि सेल के अंदर उसमें न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियस के बाहर का स्ट्रक्चर भी है। दोनों के अंदर एक फ्लूइड पड़ा होता है, वो सेल के अंदर मूव करता है, जिसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा। 1855 में रुडोल्फ बर्चो और कोकलर आते हैं। 1855 में रुडोल्फ बर्चलर और कोकलर दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने इस सेल के बारे में, इस फ्लूइड के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया। उसका केमिकल कंपोजिशन जब देखा उन्होंने इसको कहा कि ये तो लिविंग मैटर है। सबसे पहले ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस लिक्विड को कहा कि लिविंग थिंग्स है। यानी इसका बिहेवियर जो है उस लिक्विड का वो जस्ट लाइक लिविंग काम करता है। इसमें रिप्रोडक्शन भी होता है और इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक थे हमारे रुडोल्फ बर्चो एवं कोकलर, जिन्होंने साइटोप्लाज्म का नाम दिया और इसको उन्होंने बताया कि ये ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर है और लिविंग मैटर है। इसका बिहेवियर जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है उसी तरह से साइटोप्लाज्म का बिहेवियर होता है। ये साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है, लिक्विड है, सेल के अंदर है, जबकि प्रोटोप्लाज्म पूरे सेल के अंदर बिखरा हुआ है। साइटोप्लाज्म का अध्ययन हम न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर का करते हैं। जो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में अंतर होता है
तो प्रोटोप्लाज्म का सेल के अंदर जितने भी फ्लूइड होते हैं सबको मिला के कहा जाता है, जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी है और साइटोप्लाज्म भी है। बट साइटोप्लाज्म जब हम नाम देंगे, इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहेंगे। एक प्रकार का समझिए कोलाइडल है। अगर हम साइटोप्लाज्म की स्टडी करें, साइटोप्लाज्म अगर हम देखें, देखिए ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, सेल के अंदर हमारे न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच में साइटोप्लाज्म है, एक फ्लूइड है, लिक्विड है, ये तैरता रहता है। आज हम लोग इसी की बात करेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में। इसका नेचर जो है वो कोलाइडल होता है। कोलाइड, कोलाइड का ये मतलब है कोई लिक्विड है और कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, दोनों एक दूसरे में मिले हैं, बट वो घुलनशील नहीं है, इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है। अगर हम चाहें तो फिल्टर पेपर से उसको हम अलग कर सकते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म के जो ऑर्गेनिक्स होते हैं इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भले अलग कर लें, साधारण फिल्टर पेपर से हम साइटोप्लाज्म के जो जितने भी इसमें केमिकल्स होते हैं उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ये कोलाइडल नेचर होता है। ये कोलाइडल नेचर दो तरह से होता है, हेट्रोजेनस और होमोजेनस। होमोजेनस साइटोप्लाज्म जाइगोट और oocyte में पाया जाता है, लेकिन हेट्रोजेनस ज्यादातर कोशिकाओं में हेट्रोजेनस होता है। जो हम लोग अध्ययन करेंगे आज हेट्रोजेनस करेंगे। साइटोप्लाज्म का अगर हम कंपोजिशन देखें तो इसमें 65% वाटर होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी किसी बुक्स में आप 75 पढ़ेंगे, किसी किसी बुक्स में आप 80% भी पढ़ेंगे, लेकिन 65 और 80 के बीच में इससे वाटर होता है। ये जो फ्लूइड है इसमें 65 से लेकर के 85% तक इसमें वाटर होता है। एक दूसरा कंपोनेंट इसमें प्रोटीन होता है जो 18% होता है, फैट 10%, कार्बोहाइड्रेट 5%, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर इसमें 1% होते हैं। यानी ये जो साइटोप्लाज्म है लिक्विड, इसमें मेजर पोर्शन हमारा वाटर का है। प्रोटीन, लिपिड, फैट्स, कुछ एंजाइम्स, कुछ विटामिन्स, कुछ ऑर्गेनिक्स, कुछ इनऑर्गेनिक्स कंपोनेंट्स इसके अंदर मिक्स रहते हैं, घुले रहते हैं, इसीलिए इसको कोलाइडल कहा गया। कभी कभी पूछा जाता है साइटोप्लाज्म का नेचर क्या है, ये कोलाइड है, हेट्रोजेनस कोलाइडल नेचर होता है। अगर हम सेल के अंदर इसकी स्टडी करें तो हम देखें कि साइटोप्लाज्म जो है करीब करीब 2 पार्ट्स में होता है। जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है साइटोप्लाज्म, वो डेंस होता है, विस्कस होता है, उसको हम साइटोसॉल कहते हैं। देखिए साइटोसॉल और साइटोजिल इसके 2 पार्ट है। पूछा जाता कभी कभी, साइटोसॉल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है, ये विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जितने होते हैं सब इसी साइटोसॉल में होते हैं, जो आपका विस्कस एरिया है। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, स्पेशली ग्लाइकोलिसिस की क्रिया इसी हमारे साइटोसॉल में होती है। सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो गए सब साइटोसॉल में होते हैं। उसी तरह से अगर हम देखेंगे कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस साइड में जो साइटोप्लाज्म होता है वो लेस विस्कस होता है, उसको हम साइटोजिल कहते हैं। ये एक प्रकार से स्टोर का काम करता है, स्टोर हाउस का भी काम करता है, जिसमें हमारे सेल के अंदर जितने भी विटामिन, एंजाइम्स, प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, जिसको सेल से बाहर भेजना होता है या सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ये यहीं आकर के कलेक्ट होते हैं, यहीं इकट्ठे रहते हैं, इसलिए ये गाढ़ा होता है इसका नेचर। यही साइटोजिल के से होकर के ही अगर जरूरत पड़ेगी सेल को तो अपने सिंथेटिक मटेरियल को
प्रोटीन हो, चाहे एंजाइम्स हो, चाहे हार्मोन्स हो, सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू भेजता रहता है या सेल के अंदर, ये स्टोर हाउस का भी काम करता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्म है करीब करीब दो पार्ट्स में है, साइटोजिल और साइटोसाल। साइटोसाल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चारों तरफ जो होता है उसको साइटोसाल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द होता है उसको हम साइटोजिल कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जितने भी होते हैं इस साइटोप्लाज्म में रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसकी आउटर वॉल से बनता है और फोल्ड होते हुए यही आउटर वॉल से बनेगा और फोल्ड होकर के चारों तरफ से साइटोप्लाज्म रहता है, जो हमारे न्यूक्लियस को सेंट्रलाइज किया रहता है, सेंटर में रहता है। तो साइटोप्लाज्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैटर्स बने होते हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन है, इसमें मूवमेंट होता है। ये साइटोसाल या साइटोजिल होते हैं, ये दो तरह से कंपोनेंट्स होते हैं। और ये लिविंग मैटर होता है, एक ऐसा फ्लूइड है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो लिविंग है। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिस तरह से उनका बिहेवियर होता है सेम उसी तरह से इसका भी बिहेवियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेम्परेचर है तो स्ट्रेच करेगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस इसी में होंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें होते रहते हैं, जितने सिंथेसिस होती है जितने भी मटेरियल के, इसी में इसका ग्रोथ भी होती है। जो हमारे डिफाइन स्ट्रक्चर होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के, एक होता है उसमें मेटालिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इसमें लिविंग में होते हैं, नॉन लिविंग में नहीं होते हैं। दूसरा ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ, ग्रोथ तो होता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में भी, लेकिन इंटरनल ग्रोथ केवल लिविंग में होता है। इसमें ग्रोथ और मेटाबॉलिक रिएक्शन दोनों हो रहे हैं। इसलिए जो साइटोप्लाज्म है ये आपका लिविंग मैटर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में घिरा हुआ एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल फ्लूइड है, जो इन केमिकल से बना होता है और ये हमारे सेल में मूव करता रहता है। ये हमारा चाहे यूकैरियोट सेल हो, चाहे प्रोकैरियोट सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, कमोबेश इनका जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है कमोबेश यही होता है, थोड़ा बहुत अंतर देखते हुए। अगर हम इसके फंक्शन के बारे में देखें तो पहला फंक्शन इसका बफरिंग सिस्टम एंड इट्स पीएच। देखिए बहुत सारे रिएक्शंस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन इसका पीएच कांस्टेंट होता है, पीएच का भी चेंज नहीं होता है। इसके अंदर कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो पीएच को अपने मेंटेन करता है, इसीलिए कहा गया कि इसका बफरिंग सिस्टम है और इसका पीएच कांस्टेंट होता है, कभी पीएच नहीं बदलता है। दूसरा साइटोप्लाज्म का काम है, ये स्टोर हाउस का काम करता है। हमने बताया आपको कि साइटोसॉल और साइटोजिल जितने भी सेल के अंदर प्रोटीन, हार्मोन्स, एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है, ये सब साइटोजिल में स्टोर रहते हैं। आवश्यकता अनुसार सेल के अंदर या सेल के बाहर ये ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट होते रहते हैं। इसलिए ये जो साइटोजिल है ये हमारा साइटोप्लाज्म एक प्रकार से स्टोर हाउस का भी काम करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम है इग्रेटेबिलिटी, इरेशन होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेम्परेचर हाई या लो हो जाए तो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, इरेटेबिलिटी इसमें आ जाती है, जिससे सेल की साइज आप देखेंगे ठंड में ठंडी लगती है तो सेल का स्ट्रक्चर कंट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है। ये साइटोप्लाज्म के नाते होता है, जिससे सेल और ऑर्गेनिज्म की सुरक्षा होती है। तो ये इरेटेबिलिटी का भी काम करता है। कंडक्टिविटी, स्पेशली जब हम न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के सेल में जो मैसेज जाता है वो नर्व इंपल्स के माध्यम से जाता है, जो संदेश एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं, वो साइटोप्लाज्म के माध्यम से ही जाते हैं। जो भी इंपल्स भेजे जाएंगे पहले साइटोप्लाज्म के माध्यम से ही वो एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं। ये कंडक्टिविटी का भी काम करता है।
चौथा इंपॉर्टेंट काम है इसका मेटाबॉलिक रिएक्शंस। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर सब साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोजिल और साइटोसाल। जो साइटोसाल है इसी में सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, वो चाहे प्रोटीन सिंथेसिस हो, चाहे किसी हार्मोन्स का निर्माण हो, चाहे कोई फैट का निर्माण हो, चाहे एंजाइम्स का निर्माण हो, ये सब के सब रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं और ये सब के सब साइटोसाल में बनते रहते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होते रहते हैं। छठा इंपॉर्टेंट है ये ग्रोथ। इसमें ग्रोथ भी इसमें होती है। फॉर एग्जाम्पल जब सेल डिवीजन करती है तो ये साइटोप्लाज्म अपने ग्रोथ से अपना बढ़ा लेती है, ग्रोथ कर लेती है। साइटोप्लाज्म जो साइटोकाइनेसिस होती है तो डिवीजन होगा, फिर इसकी ग्रोथ हो जाती है। इसमें ग्रोथ भी होती है। रिप्रोडक्शन का भी इसमें बिहेवियर होता है। जो हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म रिप्रोडक्शन का भी काम करता है। टूट जाएगा, पहले न्यूक्लियस टूटेगा, फिर साइटोप्लाज्म टूट करके घेर करके एक यूनिसेल से कई स्पोर्स बना देते हैं। तो इसमें रिप्रोडक्शन का भी काम होता है। तो इस तरह से ये साइटोप्लाज्म है। आप देखें कि वेरी इंपॉर्टेंट खोज इसका रूडोल्फ वर्चो एंड कोलिकल ने किया, और इसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि ऑर्गेनिक लिविंग मैटर है, साइटोप्लाज्म कोलाइड है, लिविंग मैटर है। एक ऐसा मात्र लिविंग मैटर फ्लूइड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। तो ये कुल मिला करके हमने ये आपको बताया कि ये कोलाइडल नेचर है, लिविंग मैटर है। इसके अंदर साइटोसॉल, साइटोजिल दो पार्ट होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन सब साइटोप्लाज्म में ही होता रहता है। इसका फिर भी बफरिंग सिस्टम है, पीएच इसका मेंटेन रहता है, और रिप्रोडक्शन, कंडक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं सारा साइटोप्लाज्म में होती रहती हैं। और इसका स्ट्रक्चर करीब करीब आप देखेंगे कि वाटर, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से होता है, और इसमें मूवमेंट भी होता रहता है। मूवमेंट के थ्रू ये जितने भी इसके मटेरियल होते हैं, तो जिसका जहां जरूरत होती है वो ट्रांसपोर्ट भी होते रहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का भी काम साइटोप्लाज्म के माध्यम से ही, इसके साइक्लोसिस के माध्यम से, साइटोप्लाज्म मूवमेंट के माध्यम से होता रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म एंड स्ट्रक्चर, फंक्शन। है तो छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो जगह से। या तो ये इसका नेचर क्या है कोलाइडल का, दूसरा मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ होते हैं, स्पेशली ग्लाइकोलिसिस ये हमारे साइटोसॉल में हो रहा है, इसका पीएच मेंटेन है, कंडक्शन भी करता रहता है। तो ये कुल मिलाकर के हमें ये बताया आपको साइटोप्लाज्म है। इसको आप फिर से किताब में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक में पढ़ेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। और ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच साथियों, प्रसन्न रहें, पढ़ते रहें।